आपकी जो बीएसएफ है उससे पधारे हुए हैं असिस्टेंट कमांडेंट भवानी सिंह राठौड़। आपने 2003 में बीएसएफ के अंदर कमीशन लिया था और लगभग 7-8 स्टेटों के अंदर इन्होंने ड्यूटियां की है, जिसमें से जे&के, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा, IIT के अंदर दिल्ली में आपने NSC कमांडो के अंदर ड्यूटी की है। आज तक की इनकी जो ड्यूटी रही लगभग 20-21 साल रही, वो बहुत ही सरल अक्षरों में लिखे इस तरह की असिस्टेंट कमांडेंट भवानी सिंह सर। अनुरोध करता हूँ हमारे भगवान सिंह से कि वो आकर बड़ा बैठाकर भवानी सिंह का स्वागत करें। और सभी स्टूडेंट का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे सुनने के लिए बैठे थे। मैंने 2003 के अंदर बीएसएफ को ज्वाइन किया था एज सब इंस्पेक्टर और आज मैं असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे हूँ। मेरा बीएसएफ के अंदर सर्विस काफ़ी अच्छी गुजरी और बहुत ही शानदार तरीके से गुजरी। जो मैं अपनी लाइफ में चाहता था वो मेरे साथ होता गया इस सर्विस के दौरान। मैंने इंस्पिरेशन लिया था अपने ब्रदर से, जो आपके पीछे बैठे हैं, देवेंद्र सिंह राठौड़, ये मेरे बड़े भाई हैं। मैंने इनसे इंस्पिरेशन लिया था जॉब के लिए। मैं सबसे पहले एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो आपको सुबह उठने पे मजबूर कर दे। आपने अपनी लाइफ के अंदर कोई भी एक लक्ष्य चुना कि मुझे ये करना है या ये करना है, आपने उसको चुना और आप उसके साथ तन मन से लग गए। जब आप इस चीज में लगेंगे तो आप सुबह जब उठते हैं तो वो आपको मजबूर करना चाहिए, आपका लक्ष्य कि आप उसके पीछे भागे, दौड़े, उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ उसके साथ लगे, तभी आप उस लक्ष्य के पास पहुंच सकते हैं। बीएसएफ के बारे में मैं थोड़ी आपको जानकारी देना चाहूंगा। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश की सरहदों के साथ लगती है। यहाँ पर टोटल जो सबसे लंबा जो बॉर्डर लगता है बीएसएफ का वो है बांग्लादेश के साथ। इसके बाद में जो दूसरा बॉर्डर आता है वो है पाकिस्तान का बॉर्डर। लगभग आपने मैप देखा होगा, जम्मू से लेकर गुजरात तक का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ में लगा हुआ है। और अगर आप बंगाल की साइड में जाते हैं तो जो पूरा समुद्र है उसके साथ में जो बॉर्डर लगा हुआ है वो बांग्लादेश के साथ में लगा हुआ है। बीएसएफ आर्मी से डिफरेंट है। सेंस कहने का मतलब है कि काम एक ही है। काम क्या है? एक ही है, बट उसके अंदर कुछ चेंजिंग है। जैसे बीएसएफ के अंदर अगर कोई भी भर्ती होता है वो कभी भी उसका प्रमोशन रुकता नहीं है, वो जब तक सर्विस करता है ऊपर से ऊपर तक पहुंचता है। आर्मी में क्या होता है, एक जगह पे जाके स्टैग्नेशन आ जाता है कि भाई उस रैंक के आगे वो नहीं पहुंच सकता। बीएसएफ के अंदर अगर एक कांस्टेबल भर्ती होता है वो अफसर तक जाता है। आर्मी के अंदर जो कांस्टेबल भर्ती होता है या रिक्रूट भर्ती होता है वो अफसर तक नहीं जाता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये बीएसएफ में थोड़ी सी डिफरेंस है। बीएसएफ के अंदर पहले महिलाएं नहीं होती थी, अभी बीएसएफ के अंदर महिलाएं भी ड्यूटी करने लग गई है और बीएसएफ के अंदर उनको भी देने लग गए। बीएसएफ के अंदर जाने के 3 स्रोत है, एक कांस्टेबल के थ्रू, एक सब इंस्पेक्टर के थ्रू, एक असिस्टेंट कमांडेंट के थ्रू। तीनों तरफ से डायरेक्ट एंट्री है। बीएसएफ की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ही जगह आपको घूमने को मिलती है, बहुत जगह आपको ड्यूटी करने के लिए मिलती है, बहुत अच्छा एक माहौल होता है बीएसएफ में।
और समय समय पे आपको कई चीजें देखने को मिलती है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? कई इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में आपको कई जगह घूमने का मौका मिलता है। लाइफ के अंदर कुछ करने के लिए आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे मान लीजिए एक चीज बताता हूँ मैं आपको, एक कांस्टेबल पे भर्ती होता है, कोई भी व्यक्ति एक कांस्टेबल के पद पे भर्ती होता है और उसके अंदर वो चीज सामर्थ्य है कि वो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए डिपार्टमेंटली एक एग्जाम होते हैं जिसके तहत वो ऊपर पहुंच सकता है। सामर्थ्य होना चाहिए उसके। मैंने जो बात पहले आपको एक बात बोली थी कि आदमी का एक लक्ष्य होना चाहिए। मान लीजिए मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे फौज में भर्ती होना है, ठीक है, मैं भर्ती हो गया, तो क्या मेरा लक्ष्य खत्म हो गया? नहीं, उसके बाद मेरा दोबारा एक लक्ष्य बनेगा कि अब मुझे इस रैंक से ऊपर जाना है, ठीक है, इस रैंक से ऊपर जाना है, तो मेरा दोबारा से वो लक्ष्य बना और मैं उस लक्ष्य के लिए दोबारा से लड़ने लग गया। जब मैं इस लक्ष्य के लिए दोबारा लड़ने लगा और मान लीजिए मैंने वो पा लिया, मैं उसके बाद उस रैंक पे पहुंचा, तो क्या मेरा लक्ष्य खत्म हो गया? जिंदगी में लक्ष्य कभी भी खत्म नहीं होता, आपका एम कभी भी खत्म नहीं होता। तो हमेशा एक गोल, एक एम, एक लक्ष्य अपनी लाइफ में रखिए, ताकि उससे क्या होगा, आपको क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता रहेगा उसके लिए, कि आप उसको पाने के लिए जितना तत्पर रहेंगे उसके लिए उतनी ही कोशिश करेंगे। आपने कहावत सुनी है, एक गोली एक दुश्मन, सुनी है कभी या कहीं देखा है लिखा हुआ दीवार पे? कभी किसी तरफ से गुजरे हो या ये लिखा हुआ देखा है कि ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहाओगे उतना ही लड़ाई में खून कम बहेगा। तो ये जो चीजें होती है, यही चीजें होती है जो एनर्जी लेवल को पुश अप करती है, आपको मोटिवेट करती है। तो हमेशा एक लाइफ के अंदर एक आपके लक्ष्य होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि बारिश की बूंदें कैसी होती है? छोटी छोटी होती है ना, तो क्या बिगाड़ सकती हो? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर वही बारिश की बूंदें अगर लगातार रहे, लगातार आपके 1 महीने तक बहे, तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी? उसी तरह से अगर आप छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर जरूर सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। बोलते हैं, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो आप सबने सुनी होगी या पढ़ी होगी। महाराणा प्रताप को जानते हैं आप? क्या जानते हैं उनके बारे में? हाँ, वीर योद्धा सही है, और हाँ ये भी सही है, और बस महाराणा प्रताप के बारे में बस इतना ही है। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा संघर्ष किया। बिल्कुल सही है। और महाराणा प्रताप महाराणा कैसे बने? पहले तो राणा ही थे ना, वो सिसोदिया वंश से थे, राणा थे। महाराणा कब बने? हल्दी घाटी का इतिहास सुना हो? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में 20 साल तक उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने कसम खाई थी, मैं कभी भी बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, मैं कभी भी छत के नीचे नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी महल में नहीं जाऊंगा जब तक मैं पूरे इस राष्ट्र को एक नहीं कर देता। हल्दी घाटी के युद्ध में जब स्थिति ये पैदा हो गई थी कि अब संभलेगा नहीं, तो चेतक का नाम सुना आपने? जब उनका जो घोड़ा था चेतक, वो उनको लेके कहां चला गया? उनको लेके वहां से एस्केप हो गया, मतलब निकल गया वहां से। और उसी दौरान चेतक ने अपनी जान दे दी थी अपने राणा को बचाने के लिए। उस युद्ध के बाद में 20 साल तक महाराणा प्रताप को पता था कि अकबर उनके पीछे जरूर सेनाएं भेजता रहेगा और वो हर साल लड़ते भी रहे।
बहुत युद्ध लड़े उन्होंने अपने लाइफ में और बहुत स्ट्रगल किया, ये सही बात है। और वो स्वाभिमानी थे, ये भी बात सही है, क्योंकि अकबर ने उनको ऑफर किया था कि आप मेरी अधीनता में आ जाओ, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, बट वो स्वाभिमानी थे, बोला मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। उसके बाद में एक युद्ध हुआ था दिवेर, उसका आपको हिस्ट्री में कहीं भी नहीं मिलेगा। दिवेर का युद्ध, बहलोल खान का नाम सुना है या आपने कहीं सुना है कि राणा प्रताप ने एक तलवार के एक ही झटके से सर और हाथी को काट दिया था? वो युद्ध था दिवेर का युद्ध। तो जब ये कहानी हुई थी, जब हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था और चेतक ने अपनी जान दे दी थी उनको बचाने के लिए, उस वक्त से वो गए थे कुंभलगढ़ और जो आपका चित्तौड़ के बीच के जो जंगल थे उसके अंदर उन्होंने अपना सरवाइव किया था। और तकरीबन 19 साल तक वो युद्ध लड़ते रहे थे और अकबर बार बार सेनाएं भेज रहा था और अकबर अपने सेनापतियों से भी नाराज होता था उस वक्त, जब वो हार के आते थे या जब जीत के नहीं आ पाते थे या राणा प्रताप जी का कुछ उखाड़ नहीं पाते थे। तब उन्होंने क्या किया, 1 साल उनको मिला था, 19वें साल से 20वां साल जो था वो उनको 1 साल मिला था। और उन्हें ये पता था कि अब जीने और मरने की बारी आ चुकी। और उनके पास सेनाएं क्या थी, बहुत कम सेनाएं थी, और उनमें भी ये थे भील वगैरह, ये जो मतलब उसमें सभी वर्ग के लोग थे। उनका ये नहीं था कि भाई ये राजपूत वंश के हैं तो उनकी सेना में सारे राजपूत थे, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो सेना में एकता थी, मतलब उसमें भील भी थे, ये भी थे, सब थे, और कोई इतने बड़े हथियार भी उनके पास नहीं थे, मगर उनके अंदर क्या था, एक कॉन्फिडेंस था, एक आत्मविश्वास था कि मैं ये कर लूंगा। तो ये जो चीज है कि मैं कर लूंगा, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आदमी के अंदर ये चीज आ जाए कि मैं कर लूंगा, फिर उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता है। तो ये जो दिवेर का युद्ध हुआ था वो विजयदशमी के दिन हुआ था, जिस दिन सभी भारत के सभी लोग श्री रामचंद्र के जी के घर आने पे दिए जला के उनकी वो अपनी स्वागत की तैयारियां कर रहे होते हैं, जिसको हम आज दीपावली बोलते हैं। तो वो उस दिन का वो था। अकबर ने तकरीबन 80,000 या समथिंग ऐसा कुछ, मेरे को एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, तो इतने की सेना भेजी थी। और महाराणा प्रताप के पास थे कुल 5,000 की समथिंग सेनाएं। तो जब ये युद्ध हुआ तब उन्होंने बोल दिया था कि भाई आर और पार की लड़ाई है, आर और पार की लड़ाई। और जब ये युद्ध हुआ था उस वक्त राणा प्रताप जी का जो जोश था वो इतना था कि एक बहलोल खान नाम का एक शख्स था जिसको बोला जाता था कि उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी और बहुत क्रूर इंसान था वो। तो जब राणा प्रताप जी को ये पता चला था और जब उन्होंने उसके ऊपर वार किया था तो उन्होंने सीधा उसको एक तलवार से हाथी सहित उसको 2 फाड़ कर दिए थे, वो 2 फाड़ कर दिए थे उसके। और जब ये सब चीजें हुई और जो सेनापति सब हो गए, तो बोलते हैं कि सेकंड जो सरेंडर था, पहला सरेंडर कौन सा था, जब पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था। कहां पे, बंगाल के अंदर। तो बांग्लादेश के अंदर जो इंडियन आर्मी गई थी तब जो सरेंडर हुआ था 96,000 ऐसे कुछ हुआ था। और जो सेकंड जो सरेंडर हुआ था इतिहास का, वो था ये सरेंडर। इसके अंदर 36,000 जो अकबर की सेना थी उन्होंने राणा प्रताप जी के सामने सरेंडर किया था। केवल किस कारण, उनके एक कॉन्फिडेंस के कारण, केवल एक उनके कॉन्फिडेंस के कारण। उनको ये पता था कि मैं ये कर सकता हूं, और तब जाके उन्होंने, उनकी ये शपथ पूरी हुई थी कि मैं जो बिस्तर पे नहीं सोऊंगा या उसके नीचे नहीं सोऊंगा। तब तक उन्होंने केवल इसको उदयपुर को छोड़ के बाकी की सारी इसको अपने अधीन, मतलब सारे उनके अधीन आ चुके थे। तो ये केवल एक उनके कॉन्फिडेंस के कारण कि मैं ये चीज कर लूंगा, और वो कॉन्फिडेंस ही हम सब में चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर मैंने ये बोल लिया कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अगर पहले ही सोच लूं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मैं उसके लिए कोशिश ही नहीं करूंगा, और कोशिश नहीं करूंगा तो ये तो गलत बात है, उसका रिजल्ट कहां से आएगा। मैं सोचू बेंच बहुत भारी है, मैं तो नहीं उठा सकता, मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा तो फिर होगा कैसे। कोशिश करना
जरूरी है। कोशिश करने से ही आपको अपनी शक्ति पता चलती है। जब आप कोशिश ही नहीं करोगे, आप सोचोगे यार मैं ये एग्जाम दे रहा हूँ, इसके अंदर तो ये आता है, मैं तो कर ही नहीं सकता, तो फिर फायदा ही क्या हो। जब तक आप उसको करोगे नहीं, जब तक आप उसके लिए कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको अपनी शक्ति पता कैसे चलेगी। भैया आप किसी के साथ कोई करोगे, कोई काम करोगे, तभी तो आपको शक्ति पता चलेगी। या बैठे बैठे सोच लोगे कि यार मेरे में तो इतनी ताकत है, हो जाएगा वो कि मैं 5 किलो उठा लूंगा, मैं 10 किलो उठा लूंगा, मैं 15 किलो का वेट उठा लूंगा। बोलने से थोड़ी हो जाता है, हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप उसको करके नहीं देखोगे। आपने मान लीजिए आज 5 किलो का वेट उठाया, आप उसको उठा रहे हैं, आपको थोड़ी सी ताकत लग रही है, आप उसको 1 महीने तक उठाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो मसल्स है वो उसके आदी हो जाएगी। आपका जो माइंड है वो आपको रीड कर लेगा वो पहले कि हाँ अब ये उठाएगा, ये उठ जाएगा। जब माइंड में पहले ही बात आ गई था मैं नहीं उठा सकता, तो माइंड सबसे ताकतवर चीज होती है। मैं आपको माइंड की कहानी बताता हूँ। माइंड सबसे ताकतवर चीज होती है। अगर आप बैठे हैं टेबल पे, ठीक है, आप बैठे हैं, आप इस टेबल पे बैठे, आपके माइंड को पता है कि अब आप पढ़ाई करोगे। आप ग्राउंड में खड़े हैं तो आपके माइंड को पता है मुझे दौड़ना है या मुझे फिजिकल करना है, तो माइंड उसी अनुसार अपनी चीजें दूसरों तक पहुंचाता है, तो आपकी बॉडी फिर तैयार होती है। आप बिस्तर पे जाते हैं लेटने के लिए, माइंड को पता होता है कि अब आप सोने के लिए जा रहे हैं। तो माइंड आपकी बहुत पावरफुल चीज है। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है इसको बरकरार रखें, इसको बरकरार रखें। आप, मैं बोलता हूं कि ठीक है आप यहाँ पे बैठे हैं, आप किस लिए बैठे हैं, आपका एक लक्ष्य होगा ना, उसी के तहत बैठे हैं। आपका होगा कि भाई मैं डिफेंस सर्विस में जाना चाहता हूँ, या मैं पुलिस सर्विस में जाना चाहता हूँ, या मैं इन सर्विसेज में जाना चाहता हूँ, उसी की प्रिपरेशन के लिए यहाँ बैठे ना आप। एक लक्ष्य है ना आपका, आप उसी के पीछे चल रहे हैं अभी। तो मैं वही बोल रहा हूं कि अब आप यहां बैठे हैं, आपके जो पीछे हैं मतलब आपके फादर मदर, वो आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं आपको, आपको पैसा दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं पहनने के लिए। यही चीज चाहिए कि स्टूडेंट को, या और कुछ चाहिए, बताइए अगर और कुछ चाहिए तो। एक फैमिली जो होती है वो आपको क्या दे सकती है, खाना दे सकती है, कपड़े दे सकती है और पैसा दे सकती है आपको कि आप जहाँ पे किराए पे रह रहे हो, चाहे कहीं पढ़ रहे हो, या किताबें खरीदनी है, या ये करनी है, ये करनी है, यही दे सकते हैं। आपकी जगह आके तो नहीं बैठ सकते कि आप सोचो कि भाई वो ही कर दे, वो तो चीज नहीं हो सकती ना। देखिए अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो वो आपकी ताकत बनेगी, अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो वो आपकी ताकत बनेगी। दूसरों पे विश्वास रखोगे तो वो आपकी कमजोरी बनेगी। अपने ऊपर विश्वास रखनी, अपनी ताकत पे विश्वास रखनी। और ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो कोई कर नहीं सकता, जो कोई कर नहीं सकता। मैं अगर अपनी लाइफ की बात बताऊं तो जब मैं स्टूडेंट था तब क्रिकेट खेलते हो आप लोग गलियों में, जब के आसपास, मैं भी उसके अंदर इंटरेस्टेड था। मैं क्रिकेट खेलने भाग जाता था, जैसे पढ़ाई का टाइम होता तो क्रिकेट खेलने भाग जाता था। मेरे फादर ने मुझे बोला कि ये मत खिला कर क्रिकेट वगैरह तो पढ़ा करिए, ठीक है पढ़ेंगे। फिर वो जैसे जाए फिर क्रिकेट खेलने भाग गया। फिर मेरे को डाल दिया, मेरे बड़े ब्रदर हैंडबॉल खेलते थे, फिर उन्होंने मुझे अपने साथ हैंडबॉल खिलाने लगे, तो हैंडबॉल में इंटरेस्ट आ गया तो क्रिकेट छूट गया। फिर क्रिकेट खेलने की इच्छा नहीं हुई, तो हैंडबॉल से मैं बास्केटबॉल में आया, तो बास्केटबॉल खेलना और भी अच्छा लगा, तो मैं बास्केटबॉल की तरफ चला गया। तो फिर मैंने बास्केटबॉल को अपना गेम बना। तो मैं जब 12th तक था बास्केटबॉल खेलता रहा। मैंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एग्जाम फाइट किए और मैं सेलेक्ट होके इसमें चला गया। तो
मैं पहले मेरा ये था कि भाई मैं क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने हैंडबॉल पे पहुंच गया, तो एक चीज मेरी वो छूट गई। हैंडबॉल से मैंने बास्केटबॉल पे आया, बास्केटबॉल से मैं इस पे आया, और अब मैं जो गेम खेलता हूँ वो बैडमिंटन खेलता हूँ। तो ये जो छोटी छोटी जो चीजें है ना लाइफ की, इनका कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इनकी कोई वैल्यू नहीं। मेन जो आपका टारगेट है, वो टारगेट आपका वो टारगेट होना चाहिए जिस पे प्राउड आपकी फैमिली करे, आपके पड़ोसी करे, आपके रिश्तेदार करे। आप किसी जगह बैठे हैं, आप किस लिए बैठे हैं? सफल होने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। ये कब करेंगे? कब करेंगे? जब आप उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, जब आपको जो चीज बताई है कि भाई आपको एक टाइम टेबल होता होगा आपका, सुबह उठना, फिर ये करना, अभी हेक्टिक लगता होगा, कौन सुबह उठे कौन जाए, है ना। बट यही टाइम, यही टाइम, पैसा बर्बाद हो गया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? पैसा कमित हो गया, गरीब बन गया, यही होगा। अगर लाइफ मेरे पास मान लीजिए 50,000 रुपया था, मैंने कहीं कुछ किया, खत्म हो गया, उससे कुछ आउटपुट नहीं निकला, क्या होगा? मेरे 50,000 रुपये रहे ना, मैं और थोड़ा गरीब हो गया, बस इतना ही होगा। बट अगर आपका समय बर्बाद हुआ, उसका खामियाजा पता क्या होगा? आपकी लाइफ का, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा कम हो जाएगा। आपने उस टाइम को निकाल दिया। तो समय बहुत बड़ी चीज होती है, समय बहुत बड़ी चीज होती है। पानी से नहाने पे क्या होता है? केवल लिबास बदली होता है। मैं नहाया, मैंने अपने कपड़े चेंज किए। पसीने से नहाने से क्या होता है? ये चीज है। आप लोग तो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड, बहुत ज्यादा हो रखे हो। नेपोलियन की एक बात बताता हूँ आपको। नेपोलियन को जानते हो? नेपोलियन जब लड़ता था, उसको पता था कि यार सेना थक गई है, ये हो गया, वो हो गया, मगर उसकी जो जब वो बोलता था, जब वो स्पीच देता था अपनी सेना के पास में, तो उसकी सेना चाहे कितनी थकी हो, चाहे 4 दिन से खाना नहीं खाई हो, उसकी सेना खड़ी हो जाती। इसलिए दोबारा लड़ने के लिए। और वो ये बोलता था कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो मेरे से ज्यादा मेहनत करो और मेरे ऊपर पहुंच जाओ, और फिर मुझे आदेश दो, नहीं तो मेरा आदेश मानो। कि अगर मैं तो आदेश दे रहा हूं, तुम्हें लग रहा है कि ये गलत है, तो इतनी मेहनत करो कि मेरे से ऊपर पहुंच जाओ, और फिर उस आदेश को काटो और अपना आदेश दो। तो बात में कर रहा था कॉन्फिडेंस। जीवन में एक ही चीज है, और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, एक ही मंत्र है, कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट की लाइफ में 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो कॉन्फिडेंस, एक उसका दृढ़ संकल्प कि मुझे ये करना ही करना है। कॉन्फिडेंस आपको बोलेगा हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तीसरी चीज आपको चाहिए डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन आदमी के लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो विद्यार्थी लेवल पे हो, चाहे वो किसी चीज की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे जॉब के बाद में रिटायर हो गया हो, या कुछ भी हो। अनुशासन लाइफ की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। ये जो 3 चीज मैंने आपको बताई, क्या बताइए? कॉन्फिडेंस, दृढ़ संकल्प, अनुशासन। ये 3 चीजें होना जरूरी है। हम कई बार आपस में यूं देखते हैं, यार ये बहुत तेज दौड़ता है, या ये सब कुछ कर लेता है, मेरे से होता है, सोचते हैं ना। दूसरे को देख के फीलिंग आती है ना? आती है आप लोगों में? आती है नहीं आती? यार ये तो कर लेती है, मैं नहीं कर पाता।
ये कर देता मैं नहीं कर पाता, आती है ऐसा। कभी भी बराबरी मत करिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मगर हर आदमी में एक लेवल होता है कि वो उसको कर सकता है। सूर्य और चंद्रमा भी अलग अलग है, मगर चमकते अपने समय में ही, और दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं है या नहीं। तो कभी किसी से बराबरी करने की कोशिश मत करिए, ये कर लेता है मैं नहीं कर पाता। कोई दौड़ता है, चलिए ठीक है, कोई दौड़ता है 5 मिनट में आ जाता है, तो दूसरा 6 मिनट में पहुंच जाएगा, इतना ही लगेगा ना। आप गाड़ियां देख लीजिए, गाड़ी उठा के देख लीजिए, फॉर्च्यूनर तेज चलती है क्या, या मारुति धीरे चलती है? ये तो बराबर ही है, और ठीक है वो थोड़ी स्पीड से निकल गई, ये भी थोड़ा पीछे आ जाएगी। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि भाई अपने अंदर कभी भी विकार नहीं लाना है, हीन भाव नहीं लानी है कि भाई ये कर लेता है, ये तो यार तोड़ लेता है, ये तो यार 10 मार लेता है। मैंने आपको बताया ना, बारिश की जो बूंदे होती है वो छोटी होती है, मगर जब वो अपना विकराल रूप धारण कर ले तो बाढ़ ला सकती है। तो इसी तरह से कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर सकता, या ये कर लेता है तो यार मेरे से तो नहीं होगा, ये कभी नहीं सोचना। अपने प्रयास को लगातार आप करते रहिए, अपने प्रयास को लगातार करते रहिए। जब आप इसको करेंगे, वही मैं वेट वाली बात बता देता हूँ आपको दोबारा से। जैसे हम 10 किलो का 5 किलो का वेट उठाया, हमसे उठ जाए, 10 किलो का उठाने में हमें जोर आता है, बट हम उसको करेंगे 10, 15, 20, 25 दिन तक, तो वही हमें वेट क्या लगेगा, हल्का लगेगा। अभी एक चीज है अभी कि अभी क्या है, फिजिकल थोड़ा सा कमजोर होने लगा है। क्यों होने लगा? क्योंकि ये सोसाइटी का प्रभाव है। आजकल हर चीज हर जगह पे पहुंचने लग गई है। पहले ये चीजें नहीं हुआ करती। अगर आप अपने बड़े दादा या पापा के टाइम पे जाएंगे तो आप पता लगेगा कि यार ये पानी भी वहां से भर के लाते हैं। आज तो नल है और अब ठीक आलू भी लगे, सब कुछ सिस्टम आज चेंज होते हैं, बट पहले ये चीजें नहीं थी। पहले अब तो आटा भी सीधा पीसा पिसा है, घर का आता है, आशीर्वाद का या जो भी है आप जो यूज करते हैं। पहले क्या होता था, चक्की में जाते थे पिसाने के लिए, पानी भी भर के लाते थे, सब कुछ चीजें। तो उससे क्या है कि एक फिजिकल में थोड़ा सा उस वक्त इतनी फिजिकल की वो नहीं होती थी। आजकल थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इजी हो गई। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए, आपका कंफर्ट जोन खत्म हो गया, उसके बाद में आपकी लाइफ शुरू होती है। उसके बाद आपकी लाइफ शुरू होती है। तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए और उससे बाहर निकल के शुरुआत कीजिए। मैंने आपको पूछा ना कि विद्यार्थी जीवन में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट बताइए। वो तो बात की बात है, मैं तो आपकी पूछ रहा हूँ, आपको क्या सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, खाना चाहिए, पैसा चाहिए, और क्या चाहिए? वो तो पैसा आ गया ना, पढ़ने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे बताओ, खुल के बताओ, 3 चीजें चाहिए ना बस। आप लोग क्या क्या यूज करते हो? मोटरसाइकिल चाहिए आपको, चाहिए ना, मोबाइल चाहिए ना, ये सब है आपका कंफर्ट जोन, ठीक है, यह सब आपका है कंफर्ट जोन, ठीक है। आज की ये जरूरतें हैं, आज की जरूरतें हैं, बट मुझे बताइए, चलो आपको मोबाइल का चाहिए होता है, बताइए, ऐसा कोई है कि नहीं साहब मैं तो मोबाइल के बिना तो फिर लाइफ खत्म हो जाएगी, है कोई? बताओ तो सही।
बताइए क्या जरूरत है, बताइए। मोबाइल की घर वालों से बात करनी है तो फिर ये स्मार्टफोन को ले रखा है। ये सब है कंफर्ट जोन। ये सब है, मैं नहीं बोल रहा कि आप मत रखिए, मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, आप रखिए। एंटरटेनमेंट आपका चल ठीक है, जॉब पढ़ते हैं या जो भी यूट्यूब देखते हैं, गाने सुनते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें जो करते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा मत रखिए। बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट क्या है? ये सब हमारे हैं कंफर्ट जोन। अगर हम इनसे बात, आपको अभी लेटेस्ट एक लड़का है सेंट जेवियर का, मृदुल करके, पढ़ा के बारे में कहीं पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा ना? मैं बताता हूँ उसकी कहानी आपको। मेरा बच्चा उसी स्कूल में है। उस लड़के ने बताया है कि बोला मुझे OTT ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, इसके OTT बोलते हैं इस बारे में, तो बोला मुझे इसकी लत लग गई। मोबाइल तो आजकल सभी के पास होता, आप सभी के पास हो। बोला मुझे इसकी लत लग गई, मूवियाँ देखना, मैं इसकी बना रह नहीं, मैं मूवियाँ देखता था। तो एक दिन मेरे को ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है। एक दिन मेरे को लगा कि यार ये हो क्या रहा है। तो बोला मैंने उस दिन ये सोचा कि आज के बाद मैं मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाऊंगा। और बोला मैंने उसी दिन से मोबाइल छोड़ दिया। ना मैंने कॉल करना के लिए, ना कोई कॉल करने की जरूरत थी। मैं जब घर में बच्चा रह रहा है तो कॉल करने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो उसने मोबाइल को बोला मैंने बिल्कुल ही मोबाइल को छोड़ दिया, और मोबाइल को छोड़ दिया। और उसने इसके अंदर जेई, इसके अंदर उसने इतिहास रचा है। मतलब टॉप तो किया ही है, इतिहास रचा है। इतिहास रचा मतलब आज तक इतने नंबर कोई भी नहीं लाया अभी तक। तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गया, उसने अपने कंफर्ट जोन को खत्म कर दिया और उसने उस लेवल पे अपनी तैयारी शुरू की। लक्ष्य तो उसका पहले ही था, वो पहले भी एक इंस्टीट्यूट एलन के अंदर कर रहा था, तो तैयारी तो पहले से कर रहा था। बट उसकी वो तैयारी में बाधा कौन था? OTT ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, मूवीज भी, ये उसकी कमजोरी थी। जब उसने अपनी कमजोरी को तोड़ दिया तो उसके पास तो वो कोई बचा ही नहीं कुछ। तब उसने एक कारनामा किया, उसने इतिहास रचा। इतिहास रचा मतलब उसने आज तक जितने नंबर कोई भी नहीं लाया उतने नंबर एक नियम पढ़ा आपने, किसी को दोगे तो ये आप पाओगे, गिव एंड टेक का रूल सुनता है, ये आपकी बॉडी पर भी लागू होता है। जब आप अपने मस्तिष्क को, दिमाग को जोर ही नहीं दोगे तो वो आपको आउटपुट कहां से देगा? आदमी का जो बोला जाता है कि हम लोग अपने दिमाग का कितने % इस्तेमाल करते हैं, बताओ? आधा % भी नहीं करते, आधा % भी हम अपने दिमाग का आधा % भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल का कितना इस्तेमाल करते हो? मोबाइल का भी आप पूरा इस्तेमाल नहीं करते हो, आप 10% ही इस्तेमाल करते हो स्मार्ट मोबाइल। उसी तरह हम अपने दिमाग का भी केवल आधा % इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसको आधे से एक पे भी गए ना तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप ये मानिए कि हम अगर 50-60% इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? तो तुम ज्ञानी, धर्मात्मा, महात्मा, पता नहीं क्या बन जाएंगे, महान विभूतियाँ बन जाएंगी। ये जो बड़े बड़े जो आज तक हमारे जो महापुरुष हुए, जो विवेकानंद जी का आपने नाम सुना होगा, जिनको पता नहीं कितनी को उसको वो ऐसे ही याद हो जाते थे, पता नहीं कैसे कैसे वो प्रवचन देते थे। या अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, उनका माइंड चलता। या एक मूवी देखी आपने, जीत की जिद,
मूवी देखिए, OTT प्लेटफॉर्म की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मोटिवेशनल मूवी है। मेजर सिंगर समथिंग दीपांकर सिंगर वैसे कुछ है, उनके ऊपर है, रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी है। और वो आर्मी के अंदर मेजर होते हैं और उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि मैं पैरा कमांडो बनना चाहता हूँ। आर्मी का जो पैरा कमांडो उसका बारे में आप कभी गूगल पे देखना, बहुत हार्ड कमांडो है, बहुत ही हार्ड कमांडो है, उसको कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। जो रेड कैप पहनते हैं और ये पैरा कमांडो लगाते हैं, वो कोर्स करने की थी कि मैं पैरा कमांडो बनूंगा, और तकरीबन 3 बार मतलब बहुत ही हार्ड फिजिकल था उनका। अगर कल आप वो भी देखोगे तो थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। 3 बार वो जाते हैं, 2 बार उनको जो उनका मेंटर होता है, जो वहाँ का इंस्ट्रक्टर होता है, वो उसको रिजेक्ट कर देता है हार्ड फिजिकल करने के बाद, बोला नहीं। तीसरे टाइम वो जब जाते हैं, बोला अब तुम्हें करके ही रहो। तीसरे टाइम वो फिर लेते हैं, तो उससे पूछता है उनका, बोला मैं तेरे को 2 बार दे दिया था, फिर भी तू तीसरी बार आया और तू बन गया, बोला क्यों बनना चाहता? वो बोलता है कि भाई मेरी मिलिटेंट है, उनसे पर्सनली दुश्मनी है, तो मैं उनको मारने के लिए ये बनना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी होता है। फिर वो किसी ऑपरेशन में जाते हैं और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, बट एक बंदा बच जाता है मिलिटेंट, और उसकी फायर से उनका एक पूरा ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर बुलेट्स लग जाती है, इंजरी हो जाती है, और फिर उनका ट्रीटमेंट चलता है तकरीबन 6-7 महीने तक, और उनके ये दोनों पाँव खराब हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उसकी पावर नहीं रहती पाँव में, वो खड़े हो सकते हैं, वो व्हील चेयर पे बैठ जाते हैं। व्हील चेयर पे बैठते हैं, उसके बाद में वो प्राइवेट जॉब करना शुरू कर देते हैं, प्राइवेट। और आदमी होता है ना एक जिसका जैसा स्वभाव होता है, उनका स्वभाव हमेशा लड़ाकू था। अब वो प्राइवेट जॉब में वो ऑफिस के टेबलों पे कागज घिसना, वो त्रास आया नहीं, तो आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उनकी जो वाइफ होती है वो बोलती है यार ऐसे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो एक आदमी की इच्छा होती है कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ मैं वही काम करूँ। तो उनकी वाइफ दोबारा उसी इंस्ट्रक्टर के पास जाती है, उसी मेंटर के पास जाती है, तब तक वो रिटायर हो चुके होते हैं। उनको बताती है ऐसे ऐसे, बोला यार ये किसी काम का है, बोला नहीं आप भी कर सकते हो उसको, क्योंकि आपने इसका फिजिकल देखा हुआ है, आपने इसकी जुनून देखी हुई है, इसकी ताकत देखी हुई है, वो रेडी हो जाता है उसको करने के लिए, और उससे दोबारा उतनी मेहनत कराता है। मगर उसके मेहनत कराने से नहीं हुआ ये सब, किसके हुआ? जो मेजर शंकर साहब थे, उनके दिमाग और उनके उस कॉन्फिडेंस लेवल ने उनको वापस अपने कदमों पे खड़ा कर। तो मेरा जो कहना है आपसे वो केवल यही है कि एक तो अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखें, एक अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आपका दिमाग और आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ है तो आपका दाएं बाएं ध्यान जाने की संभावना ही है, आपका मोबाइल की तरफ ध्यान जाने की संभावना ही है। आपको पता है कि हमें मॉर्निंग के अंदर फिजिकल करना होता है, अपने फिजिकल को क्यों करते हैं? बेहतर बनाने के लिए, और भी बेहतर बनाने के लिए ये करते हैं। वरना बेहतर तो आप चलेंगे, वो आप करेंगे, रनिंग आप भी कर सकते हो, बट आप यहाँ बैठे आप अपने फिजिकल को और बेहतर करने के लिए आप यहाँ पे बैठते हैं, आप अपना पढ़ते हैं। ठीक है, आपका जो डिनर लंच ब्रेकफास्ट का जो टाइम होता है उसके टाइम पे आप अपना जो भी आपकी मील्स होती है वो आप लेते हैं। इवनिंग में जो भी आपके गेम या दोबारा से जो आपकी फिजिकल जो ट्रेनिंग होती है वो होती है। रात आपको सोने के लिए मिलती है। अब इसमें दूसरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट कहाँ आई? आइए कहीं पे, आइए कहीं पे नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करिए और अपने माइंड को बिल्डअप करिए। ये चीज़ें कब होगी?
जब आपका ग्राउंड और आपकी टेबल कुर्सी दोनों का सामंजस्य एक बैठे। तो मैं दोबारा से आपको एक ही चीज बोलूंगा कि अपनी लाइफ के अंदर एक तो कॉन्फिडेंस, दृढ़ संकल्प और डिसिप्लिन, इन चीजों का सामंजस्य बढ़ा के रखिए। ये आपको सफलता दिलाने की सीढ़ियां हैं। ये 3 चीजें क्या है आपके लाइफ में? सफलता दिलाने की सीढ़ियां हैं। ये आपको गिरने नहीं देगी। और कभी भी अपने आप को ये मत सोचो कि भाई ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप अपना प्रयास करते रहे, अपनी तैयारी करते रहे। तो मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। ये बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है भवानी सिंह राठौड़, ठीक है। और असिस्टेंट कमांडेंट होने के साथ में इनके बहुत से अचीवमेंट्स हैं जो कि, और दूसरा ये इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा जुनून है। ये मेरे छोटे ब्रदर है क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून इस कदर है कि इन्होंने जो सोचा वो हासिल करके छोड़ा है। यानी इन्होंने कहा है कि मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, और उसके लिए जिद की और वो हासिल किया। उसी का परिणाम है आज। तो एक बार सभी खास मेरा जो कि सबसे ज्यादा मेरी जो लाइफ को टर्निंग पॉइंट दिया जिसने वो कौन सा था? मेरी जो लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट था, मैं बता रहा हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही था पहले। तो मैं आप ही लोगों की तरह था पहले। तो आप ही लोगों की तरह हंसता था, खेलता था और बिंदास लाइफ जीता था। तो उस वक्त मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था। तो एक बार मेरे ब्रदर छुट्टी आए थे। तो ये शायद मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे। तो ये हमेशा कुछ ना कोई कपड़े लाते थे मेरे लिए। कभी कोई टी शर्ट हो गई, कभी कुछ हो गई। तो मेरे दिमाग में है यार ठीक है, तो अपन भी चलते हैं यार, अपन भी चलते हैं, फौज में चलते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मैं फौज में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो इस रैंक से ऊपर जाऊंगा। और मैंने उसी दिन ठाना था कि मैंने जब मैं आता था शॉप खेल के आता था, आते थे मैं रोजगार समाचार देखता था। तो वहाँ पे एक दिन लिखा था बीएसएफ सब इंस्पेक्टर। मैं क्या बनूंगा, तो अब यही बनूंगा। मैंने उसी वक्त फॉर्म खरीदा, उसी वक्त मैंने वो डिपॉजिट कराया। उस वक्त पैसे लगते थे पोस्टल ऑर्डर के 50-60 रुपये, वो घर से लिए और उसको डिपॉजिट कराया। और हम 4 बंदे खेलने जाते थे, 4 बंदे खेलने जाते थे। हम चारों ने उसी दिन फॉर्म भरा था। और लकीली मैं वो बंदा था जो पहले ही प्रयास में जॉब को पा गया। एक बार जोरदार तालियां के लिए। तो आपने देखा सब आदमी जुनून और जिद अगर आपके पास है तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। ओके, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट।